हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैथ्स। मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका 5th पार्ट है। पिछले हम लोगों ने 4th पार्ट में आपने देखा होगा कि अनुपात और समानुपात यानी अनुपात, अभी हमारा जो मेनली फोकस है वो अनुपात पर है। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से यानी दो संख्याओं के बीच अनुपात कैसे निकालते हैं, फिर तीन संख्याओं का अनुपात क्या होता है, कुछ शब्दों पर आधारित बेसिक क्वेश्चन से लेके मैं आपको धीरे धीरे आपका लेवल पुश अप करने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं किसी भी टॉपिक को जब लेके चलता हूं तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल आपके स्टार्टिंग से जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जैसे बनने की कोशिश है या संभावना है, उस सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। एक ही चैप्टर के कम से कम मेरा टारगेट रहता है कि आपको कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन करवाऊं, कोई सा भी चैप्टर हो आपका। तो आप किसी भी बुक को उठा के देखें, चाहे वो आपकी आर एस अग्रवाल हो, चाहे आपकी एसएससी किरण हो, चाहे आपकी एस डी यादव हो, चाहे आपकी मिश्र हो, कोई सी भी बुक उठा के देखें आप, हर बुक के क्वेश्चन आपको कंटेंट मिलेगा, कोई एक पर्टिकुलर। और ये भी देखेंगे कि आपको विविध यानी आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन जितने भी होते हैं मैं आपको वन बाय वन करवाने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं बेटा, इसी को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। आप लोग बार बार बोलने पर भी आंसर नहीं करते कमेंट बॉक्स में, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है। तो आप लोग सभी लोगों से गुजारिश है कि बेटा क्वेश्चन का आंसर करा करें, आपका अपना जजमेंट दिया करें, जिससे हम लोगों को पता होगा कि आपके लेवल का स्तर क्या है। देखें क्या है क्वेश्चन आपका। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। कहा यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 की वृद्धि हो तो विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात 4:5:6 का अनुपात हो जाता है। कहा यदि प्रत्येक कक्षा में, अगर यहां बेटा संख्याएं 2 होती और अनुपात आप 50 की वृद्धि कर रहे होते तो अनुपात को x मान लेते, डायरेक्टली आपका सॉल्व हो जाता है। परंतु यहां दिक्कत यहां आ जाती है बच्चों को कि अगर 3 संख्याएं अनुपात में हैं तो अब कैसे कंडीशन करें। अगर ध्यान से देखें कि पहली अगर अनुपात को मैं देखूं कि 3 से 4 1 की वृद्धि हो रही, 5 से 5 1 की वृद्धि होनी, और यहां आपकी कमी हो रही, और एक्चुअली सभी संख्याओं में होनी चाहिए क्या बेटा, वृद्धि। जब ऐसा हो कि बेटा 3 संख्याएं आपके अनुपात में दे रखी हैं, तब इनका सही रेशियो कैसे निकालते हैं, मैं आपको इस बात को पढ़ा चुका। मैंने कहा था बेटा कि आप पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर देखें। यहां अंतर कितने का बेटा, 4 का, और पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना है, 2 का। इस अंतर को बराबर करने के लिए आप क्या करें बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 8, 10 और ये 12, आपका पहला अनुपात तो आपका वही रहना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहां भी 5 की वृद्धि, यहां भी 5 की वृद्धि, और यहां भी 5 की वृद्धि। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या में बेटा 50 की वृद्धि हुई है, अर्थात 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी, 50 यूनिट की वैल्यू दे रखी। तो एक की वैल्यू डेफिनेटली 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। आपसे यह कहा गया कि प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या, प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बेटा, 5 3 8 7 15। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 150। यानी प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे बेटा, 150। अगर आपसे ये पूछ लेता कि बताओ अब कितने हैं, तो 50 50 50 यानी 150 और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 300 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या जानना चाहता है। क्वेश्चन ने पूछा कि प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, कितने थे बेटा, 150। आशा करता हूं आपको सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो बेटा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो अनुपात पर बेस्ड थे, और आगे भी अनुपात के क्वेश्चन करवाऊंगा। आज मुझे थोड़ा सा यहां पर आपको इंट्रोडक्शन देना है किसका, समानुपात का, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में हम लोगों को 3 चीजें पढ़नी है। प्रथम अनुपात क्या होगा, द्वितीय अनुपात या जिसे हम लोग मध्य अनुपात के नाम से जानते हैं, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपात क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ अनुपात। यानी 4 प्रकार के आपको अनुपात या समानुपात पढ़ने कि अनुपाती क्या होगा उस पर वर्क करते हैं।
तो सबसे पहले आप समझें कि समानुपात क्या होता है। आज मुझे आप लोगों को पढ़ाना है कि समानुपात, समानुपात जिसे हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शन के नाम से। किस नाम से बेटा? प्रोपोर्शन के नाम से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो संख्याएं हैं a अनुपात b और एक दूसरी संख्याएं हैं आपकी c अनुपात d, इसका मतलब ये हुआ बेटा a का जो अनुपात b से है वही अनुपात c का किससे है बेटा? d से है। कहने का मतलब a का जो अनुपात b से है वही अनुपात c का किससे है बेटा? 2 से है। अगर ऐसा हो तो इसे हम लोग पढ़ते हैं समानुपात। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? समानुपात। और इसका क्या मीनिंग होता है मैंने आपको समझाया। a का जो अनुपात b से है वही अनुपात c का d से होगा। अर्थात आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं कि a इंटू डी का जो गुणनफल होगा वही गुणनफल आपका किसका होगा बेटा? b इंटू सी का गुणनफल होगा। किसका गुणनफल होगा? b इंटू सी का गुणनफल होगा। सबसे पहले मुझे आप लोगों को बताना है कि मध्य अनुपाती क्या होता है। मध्य अनुपाती या जिसे हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, इसका क्या मीनिंग है बेटा? मीन प्रोपोर्शन आपको डायरेक्टली, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, वो कैसे कैसे वो आपको चर्चा करनी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मध्य अनुपाती, कहने का मतलब कि a का अनुपात जो x से है वही अनुपात x का किससे होगा? b से। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि a और b का मध्य अनुपाती या मीन प्रोपोर्शन निकालें तो आप कह देंगे ये किसके बराबर होगा? रूट ए इंटू बी। ये आया कैसे वो बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि a अपॉन एक्स बराबर होगा x अपॉन बी के, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की x से हुई x स्क्वायर और ये ए बी, तो मध्य अनुपात निकल के आया रूट ए बी के बराबर। किसके बराबर आया बेटा? रूट ए बी के बराबर। ये था आपका मध्य अनुपात। अब अगर मैं चर्चा करूं किसकी बेटा? तृतीय अनुपात की। तृतीय अनुपात जिसे हम लोग बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन के नाम से। थर्ड प्रोपोर्शन के नाम से कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि a का जो अनुपात बेटा किससे है? b से है, वही अनुपात b का किससे हो? x से हो। जो अनुपात a का b से है वही अनुपात b का किससे हो? x से हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a अपॉन b बराबर होगा b अपॉन x। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं तो a इंटू एक्स बराबर बी स्क्वायर, अर्थात x की वैल्यू निकालूं तो मैं यहां से ये कह दूंगा कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर आपको नॉर्मली ये कहा जाए कि a और b का थर्ड प्रोपोर्शन निकालें तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं, आपका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब आपका आता है बेटा एक और है आपका चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इसमें आपकी तीन संख्याएं दे रखी होंगी, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। a, b, c का आपका चतुर्थ अनुपात अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे कि a अनुपात b का जो होगा वो c अनुपात x होगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो a अपॉन b बराबर c अपॉन x होगा, और बेटा x की वैल्यू अगर निकालोगे तो b इंटू सी अपॉन a के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा चतुर्थ अनुपात, ये आ गया आपका तृतीय अनुपात, और ये आ गया आपका मध्य अनुपात। कभी कभी से आपसे बेटा प्रथम अनुपात पूछ लिया जाता है, तीन संख्याएं दे रखी होंगी तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, संख्याओं का तरीका चेंज हो जाएगा। x अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन सी, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो a अपॉन बी अपॉन सी। याद रखना बेटा ये आपका प्रथम अनुपात है, ये आपका चतुर्थ अनुपात है। जब चतुर्थ अनुपात की बात करें तो लास्ट की दो संख्याओं की मल्टीप्लाई और पहली संख्या से डिवाइड। और अगर प्रथम अनुपात की बात करें तो पहली दो संख्याओं की मल्टीप्लाई लास्ट संख्या से डिवाइड।
इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। देखते हैं बेटा, इन पर बेस एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको जो भी आपके मन में डाउट हो वो क्लियर हो जाए। नॉर्मली एसएससी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर आप चीजों को मैनेज कर पाते हैं, याद रख पाते हैं तो याद रख लें, नहीं तो मैंने आपको सबको तरीका बता दिया, क्योंकि तरीका आपको रहेगा तो अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चनों की ओर। पहले क्वेश्चन की बात करूं कि आप बताएं 9 और 15 का तृतीय अनुपात कितना होगा। क्या पूछा मैंने? तृतीय अनुपात कितना होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा। तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि यदि a और b दो संख्याएं हैं, अगर मुझे इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो मैंने फॉर्मूला बताया b स्क्वायर अपॉन a। क्या फॉर्मूला बताया बेटा? b स्क्वायर अपॉन a, ये होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। तो बताओ जरा इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, आप कहेंगे 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 3 पचे 15, कितना आ गया बेटा? 25। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 4 और 28 का तृतीय अनुपात बताओ। क्या बताओ बेटा? तृतीय अनुपात बताओ। तो आप कहेंगे क्या कि 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, 4 से कट करा 7 बार, 7 से कट करा 7, 8 56 की 6, हासिल लगी 5, 7 दूना 14 और 14 5 19, कितना आ जाएगा बेटा? 196। आपको सिर्फ याद रखना कि तृतीय अनुपात हमेशा किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होता है। ये आपका तृतीय अनुपात होता है। अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं आपके सामने, मैं ये कहूं कि 9 और 25 का मध्य अनुपात निकालें। क्या निकालें बेटा? मध्य अनुपात निकालें। क्या है क्वेश्चन आपके सामने? 9 और 25 का मध्य अनुपात निकालना है। क्या निकालना बेटा? मध्य अनुपात निकालना है। तो मैंने आपको बोला यदि a और b दो संख्याएं हैं जिनका हमें निकालना है मध्य अनुपात या मीन प्रोपोर्शन, तो निकालते कैसे हैं? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली अंडर रूट a इंटू बी कर दें। अगर नहीं पता है तो 9 अनुपात x अनुपात 25 कर लें। जब सॉल्व करेंगे तो 9 बटे एक्स इक्वल टू एक्स बटे 25 बराबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 नम्मा 225। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 225 किसके बराबर आ जाएगा? 15 के बराबर आ जाएगा। ये तो हो गया बेटा तरीका। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो आपको सेकंड नहीं लगेंगे। 9 इंटू 25, आप कहेंगे 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, अर्थात आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 15 आ गया। तो आपको निकालने में समय नहीं लगेगा अगर आपको तरीका पता है तो। एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। ये पहला, ये दूसरा और ये क्वेश्चन हो गया हमारा तीसरा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर आऊं और मैं आपसे ये कहूं कि बेटा 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपात बताएं। क्या बताएं? चतुर्थानुपात बताएं। तो आपको अभी अभी बताया मैंने बेटा कि यदि a, b और c तीन संख्याएं दे रखी हैं और इसका चतुर्थ अनुपात पूछता है तो लास्ट की दो संख्याओं की मल्टीप्लाई और पहली संख्या से डिवाइड कर दें। अगर इन दोनों का चतुर्थ अनुपात पूछता है तो लास्ट की दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई पहली संख्या, यही इस संख्या का चतुर्थ अनुपात होगा। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 7 पना 35 और 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 17.5। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक की सारी चीजें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मैंने स्पीड में बता दिया। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको अगर कोई डाउट है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा मैंने कि 8, 5 और 2.5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात में क्या होता है बेटा कि लास्ट की दो संख्याओं की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई पहली संख्या, अगर तीन संख्याएं दे रखी हैं तो। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम तीन संख्याएं दे रखी हैं और इसका प्रथम अनुपात पूछा जाए तो निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा। और आपको क्या करना है, अगर पूछा प्रथम अनुपात तो बेटा पहली दो संख्याओं की मल्टीप्लाई, पहली दो संख्याओं की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई लास्ट की संख्या।
और लास्ट जब इसको सॉल्व करोगे तो 25 दूना 50 अर्थात x बराबर कितना आ गया बेटा 16 आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक थोड़ा सा इस पर लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, कैसा है देख लें। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या है क्वेश्चन कि यदि x और y आपकी दो संख्याएं हैं, x और y आपकी दो संख्याएं हैं जिनके मध्य अनुपात, क्या बेटा, जिनके मध्य अनुपात कितना हो 8 हो, तथा जिसका तृतीय अनुपात, क्या बेटा, तृतीय अनुपात कितना हो बेटा आपका 512, क्या हो बेटा 512 हो, तो कहा कि बताएं वो संख्याएं क्या हो सकती है। ऐसी दो संख्याएं जिनका मध्य अनुपात कितना है बेटा 64 है, जिनका मध्य अनुपात 64 है, और कहा गया ऐसी दो संख्याएं जिनका तृतीय अनुपात कितना है बेटा आपका 512 है। तो आपसे पूछा बताएं वो संख्याएं क्या होंगी। अब आप जानते हैं कि अगर दो संख्याओं का मुझे मध्य अनुपात निकालना है तो आप कहेंगे √x और y। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी 64, और कहा कि दो संख्याओं का तृतीय अनुपात, तो आप जानते हैं कि y² इक्वल टू कितना दे रखा बेटा 512 दे रखा है, ये आपका दे रखा है। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो आप कहेंगे x इंटू वाई बराबर कितना आ गया बेटा 64 आ गया। या तो आप x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, मर्जी आपकी। अगर आप यहां क्या करें, आप फैक्टर करें तो आप कहेंगे 32 दूना 64 होता है। फिर अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि 16 और 4 ले तो 16 चौको 64 होता है, x 16 हो जाए, y आपका 4 हो जाए। परंतु अगर y को 4 लिया तो 4 चौको स्क्वायर अपॉन 16, ये कभी 512 नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना होगा बेटा कि कंडीशन मान लो, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 64/y आएगा, और यहां रखें तो y² अपॉन कितना आएगा बेटा 64/y, y ऊपर पहुंच गया तो आपको सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। y इक्वल टू 64 इंटू 512। अब आप ये कहेंगे कि y ये किसका क्यू है बेटा 4 का क्यू है, ये किसका क्यू है 8 का क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, तो आप कहेंगे y कंफर्म कितना हो गया बेटा 32 हो गया। अगर y 32 है तो x डेफिनेटली कितना है बेटा 2 है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से करा करें, बहुत जल्दी हो जाएंगे बिना किसी कैलकुलेशन के। आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो क्वेश्चनों को कैसे सोचता, y² अपॉन x इक्वल टू 512 है तो y डेफिनेटली आपका किससे बड़ा होना है x से। जिस ऑप्शन में y बड़ा होता है x से उसे रख के देखता और आपका आंसर आपके सामने आ जाता है। तो आशा करता हूं ये आपके मध्य अनुपात, समानुपात वाले और आपका तृतीय अनुपात या आपके चतुर्थ अनुपात, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। आप कोई सी भी बुक जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसको करके देखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में पिन करें, हम आपके सॉल्यूशन को पर्सनली सॉल्व करके भेजेंगे। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट टाइप सर। देखिएगा, इसमें मुझे आज आपको एक और तरीका बताना है, क्या कि यदि कहीं आपके समय का अनुपात दे रखा है और चाल का अनुपात पूछना, तो मैं आपसे ये कहूं कि आप समय के अनुपात को बदल दें तो आपका चाल का अनुपात आ जाए। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी दूरी निश्चित हो, यानी एक निश्चित दूरी हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर पाएंगे, पहले इस चीज को मैं प्रूव करता हूं और फिर डायरेक्टली आपको कैसे कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं वो आपको कर पाना है। अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से चलता है, तो आप ये कहें कि S1 चाल से जाता है तो उसे T1 का समय लगता है, S2 चाल से जाता है तो उसे T2 घंटे का समय लगता है। तो मैं आपसे ये कहूं कि बताएं उनके समय और चालों का अनुपात क्या होगा। तो S1 और S2, अगर S2 यहां आ गया तो T2 अपॉन T1 क्या होगा। तो आपने देखा कि चाल जो है उस समय के जस्ट विपरीत समानुपाती है। अब आप आधे से ज्यादा लोगों को ये समस्या आ गई होगी कि ये सर ने क्या लिख दिया। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर चाल को मैंने s माना है और दूरी को d माना है और समय को t माना है,
तो मैं ये कह सकता हूं क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी बात को तो मैंने कहा, अगर दूरी नियत है, किस चाल से जाता है, चालों का अनुपात अगर निकालना है और समय का अनुपात दे रखा है, तो आप यहां से सिर्फ और सिर्फ यहां से ये कह सकते हैं क्या कि d अपॉन एस इक्वल टू टी, या d आपका नियत है तो टाइम जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके बेटा, स्पीड के। टाइम जो होगा वो स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूं कि दो कारें हैं, एक कार C1 और एक कार C2, एक निश्चित दूरी को 3:2 के अनुपात के चाल से चलते हैं, तो बताओ उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो आप क्या करें बेटा, अगर ये स्पीड S1 और S2 है और आपसे समय पूछा जाता है, तो आप क्या करें, तुरंत पलट दें। तुरंत क्या कर दें बेटा, पलट दें। तो 3 और 2 का कितना आ जाएगा, 2 और 3। ये क्यों पलट रहे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बेटा स्पीड दे रखा, कुछ तो समय लग रहा होगा, यानी एक निश्चित दूरी होगी, दूरी मान लें 3 और 2 6, यानी 3 गुना 6, 6 से आप 3 को डिवाइड करें 2 घंटे लगेंगे, 2 से इसको डिवाइड करें 3 घंटे लगेंगे। तो याद रखना, कहीं भी अगर आपका क्या दे रखा है, समय दे रखा है और स्पीड पूछे तो जस्ट पलट दें, स्पीड दे रखी, समय पूछा, तुरंत रेसिप्रोकल कर दें, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखें इस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वन बाई वन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, देखिए बेटा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। कहा गया कि पी क्यू तथा आर तीन आपकी कारें हैं, बसें हैं, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना कहा गया कि इसकी गति का अनुपात 10:12:15 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा इन्होंने दूरी का कोई जिक्र नहीं किया, तो आप बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि एक निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना पड़ेगा कि एक निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं। तो कहा गया इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। मैंने अभी आपको बताया बेटा कि पी क्यू आर की गति का अनुपात दे रखा है 10:12:15, और अगर इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालना है तो इनका तुरंत के तुरंत आप क्या कर दें बेटा, रेसिप्रोकल निकाल दें। क्या निकाल दें, रेसिप्रोकल निकाल दें। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आपके अनुपात निकालते हैं वो कभी फ्रिक्शन में नहीं होता। अगर फ्रिक्शन में नहीं होता तो 15, 10, 12 इन सब का आप क्या ले लें बेटा, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो आप ये कहेंगे कि आपका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 10, 12 और ये 15। आप सब लोग जानते हैं कि दो संख्याएं आपकी किससे कट रही हैं, आपकी 5 से। अब आपकी 5 से कट कर दो तो ये 1 और ये आपका 6 और 5 दिया 15, तो 6 पंचे 30 दूना 60। आप ये कहेंगे कि 10, 12 और 15 तीनों का एलसीएम अगर 60 है तो बेटा 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6:5:4। 6:5:4 कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपके 5 सेकेंड और क्वेश्चन आपका खलास। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, फिर धीरे धीरे चीजों को चेंज करेंगे। चलते हैं बेटा अपने, देखिए बेटा आपके बोर्ड पर उसी का थोड़ा सा मैंने आप लोगों को चेंज करा और क्वेश्चन आपके सामने है। आप क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें और देखें आपका क्या आंसर आ रहा है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो आपके आंसर को मैच कर पा रहा है। पेन पेपर लेके जरूर बैठें। जब आप मेरी क्लास देखें तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठें, तभी आपको सीख पाएंगे बेटा। अदरवाइज सिर्फ आपका टाइम पास होगा और कुछ नहीं। मैथ आप जितना करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके पास आएगी, और जितना आप इससे दूर भागेंगे मैथ आपके डबल दूर जाएगी। क्योंकि बेटा मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप टच में रहेंगे, रेगुलर टच में रहेंगे, तो चीजें आप बहुत अच्छा क्लोज जा पाएंगे और बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। जितना इसे लगातार करेंगे उतनी अच्छी कैलकुलेशन और डे बाय डे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाएगा। तो देखें आपका क्वेश्चन, और आपको हालांकि मैं बता दूं आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसका मैथ अच्छा है उसका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी होता है। तो आप लोग मैथ को बहुत अच्छे से लेके चलें, लाइटली बिल्कुल ना लें।
देखें जरा क्या है क्वेश्चन आपका बेटा कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। अच्छा ये बताओ, अगर आपको बेटा चाल पूछी गई है तो चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटे समय। यहां हमें अनुपात की बात है तो इसीलिए हम लोग ना तो दूरी के अनुपात को x मानेंगे ना कुछ। अगर दूरी को समय से डिवाइड कर दें, दूरी को समय से डिवाइड कर दें, क्या चाल बन जाएगी? तो आप कहेंगे यहां पहली कार को 3 घंटे का समय लगता है तो 1/3, दूसरी कार को 2 यूनिट दूरी करने में 2 का समय लगता है, और तीसरी कार को कितना लगता है बेटा? 1 यूनिट का समय लगता है। तो आपने देखा कि दूरी को समय से डिवाइड करा, दूरी को समय से डिवाइड करा, दूरी को समय से डिवाइड करा, तो ये कितनी आ गई आपकी चाल। मैंने कहा कि अनुपात में कभी भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती है, तो फ्रैक्शन को हटाने का सबसे आसान तरीका है नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लें। 3, 2, 1 का एलसीएम लेंगे 6, और जैसे ही आपने 6 से मल्टीप्लाई करवाई बेटा तो ध्यान से देख पा रहे होंगे 3 दूना 6, यहाँ 2 से 2 कट करा, कितना आ गया? 6, और यहाँ कितना आ गया आपका? 6 तिया 18, कितना आ गया? 18। क्या ये सभी संख्याएं किसी संख्या से कट रही? आप कहेंगे जी बिल्कुल। किससे कट रही बेटा? 2 से। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नम 18। देखें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो रही? थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा बिल्कुल नहीं। आप पेन पेपर लेके तो बैठे, यकीन करें आपका क्वेश्चन एकदम बहुत स्मूथली होते चले जाएंगे। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्वेश्चन आपका हर एक लेवल पे मैं अप करने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप क्वेश्चन को पढ़ें और करने की कोशिश करें, क्वेश्चन को आप जरूर कर पाएंगे। ध्यान से देखें क्या है क्वेश्चन आपका बेटा कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को ट्रेन से, बस से और कार से क्रमशः 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 3 के अनुपात में तय करता है। यानी 6, 4 और 3 एक निश्चित दूरी है जिसका 6 पार्ट, 4 पार्ट एंड 3 पार्ट के अनुपात में प्रति किलोमीटर की दर से किराए का अनुपात 2:3:6 हो। 2:3:6 है। यानी 1 किलोमीटर चलता है तो 2 रुपए, 2 किलोमीटर चलता है तो आपका कुछ इस रेशियो में आपका लग रहा हो। किराए के रूप में कुल खर्च कितना है बेटा? 8400 रुपए है। 8400 रुपए हो तो कहा कार द्वारा किराया कितना लगेगा? आपने देखा यदि प्रति किलोमीटर की दर से किराए का अनुपात, तो ये किराया किसका बेटा? ट्रेन का। ये किसका है? बस का। और ये किसका बेटा? कार का। और ये दूरी किस अनुपात में चलते हैं बेटा? 6, 4, 3 के अनुपात में। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊं, आपसे अगर कोई कहा जाए कि आपको टैक्सी से जाना है, जब आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 5 रुपए लगेगा, 2 मीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे तो 10 रुपए, 3 किलोमीटर चलेंगे तो 15। हर किलोमीटर का खर्च आपका कितना है बेटा? 5 रुपए है। 1 किलोमीटर का खर्च 5 रुपए है, और अगर आपको चलना है 10 किलोमीटर तो बताओ कितने रुपए होगा? तो 10 गुना 50, 20 किलोमीटर, 20 पंचे 100। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर का खर्च अगर मुझे पता है तो आपसे कितने भी किलोमीटर का खर्च पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके आ जाएंगे। यही तो आपसे यहां कहा गया बेटा। अगर मैं यहां खर्च निकालने की बात करूं, किसकी बात करूं? खर्च। तो खर्च किसके बराबर होगा? दूरी मल्टीप्लाई या बाई किराया 1 किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर का। किराया किसका बेटा? प्रति किलोमीटर का। दूरी बस के द्वारा कितनी चली? सॉरी, ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी चली बेटा? 6। किराया कितना लग रहा? 2। तो टोटल किराया ट्रेन का हो गया। फिर किसकी बात हो रही बेटा? बस की। बस से कितनी दूरी तय करी? 4। कितनी दूरी तय करी? 4। और किराया कितना लग रहा बेटा? 3। 1 यूनिट का किराया आपका 3 रुपए है। फिर ट्रेन आपकी कार के द्वारा कितनी दूरी तय करी आपने बेटा? 3 यूनिट कार के द्वारा, और इसका किराया कितना है प्रति किलोमीटर का? 6 रुपए। कितना है बेटा? 6 रुपए। अगर इस पूरे किराए को सॉल्व करा जाए तो 12 प्लस के 12 प्लस के 18, 18 और 12 30, 30 और 12 42, और 42 की वैल्यू दे किसके बराबर रखी बेटा? 8400 के बराबर। कितनी दे रखी? 8480 को बराबर है।
तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, बस इतना बता दो, 8400 डिवाइडेड बाई 42, और 42 से इसकी मल्टीप्लाई करी तो 42 गुना आपका कितना आ जाएगा, 84। अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 200 रुपए। अब आपसे यह कहा गया तो बताएं कार का किराया कितना है। बेटा कार का किराया कितना है, 18। कार का किराया कितना है, 18। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो मुझे बताओ 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप सभी लोग कह देंगे 18 गुना 36 रुपए। कितनी होगी बेटा, 36 रुपए होगी। क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई? मैंने क्वेश्चन को बहुत स्लोली बताया, आप सभी लोगों को पता है, अगर आपको दूरी पता हो और 1 किलोमीटर का किराया पता हो, टोटल दूरी पता है, तो आप किराए की दूरी से मल्टीप्लाई कर दो तो कुल किराया निकल के आ जाएगा, और यही आपका दे रखा था, वो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दें बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, क्या है कि कोई व्यक्ति 152.25 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन, बस और कार द्वारा तय करता है। ट्रेन, बस और कार द्वारा तय करता है। ट्रेन, बस तथा कार के प्रति किलोमीटर की दर से किराए का अनुपात, यानी 1 किलोमीटर किराए का अनुपात इतना हो, और तीनों साधनों पर खर्च का अनुपात, यानी तीनों साधनों पर खर्च, यानी जो टोटल खर्च है वो किस अनुपात से, 6:2:3 के अनुपात से बस द्वारा। तो आपसे पूछा गया बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। क्या पूछा बेटा, बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि कुल खर्चा आपका 10 रुपए है और 1 किलोमीटर का खर्च आपका 2 रुपए है, तो आप ये कहेंगे कि कुल खर्चा आपका 10 रुपए है और 1 किलोमीटर का खर्च 2 रुपए है, तो बताओ आपने कितनी दूरी तय करी। आप कहेंगे सर टोटल खर्च को 1 किलोमीटर की दूरी के खर्च से डिवाइड कर दो, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, आप कहेंगे 5 किलोमीटर दूरी तय करिए। अगर मुझे दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर, क्या मैं ये कह सकता हूं बेटा आपके सामने, क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर आपको दूरी चाहिए तो कुल खर्च को 1 किलोमीटर के खर्च से डिवाइड कर दें, यानी प्रति किलोमीटर के खर्च से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो दूरी आ जाएगी। अब यही तो आपका क्वेश्चन है बेटा कि आपको डिस्टेंस निकालनी है। टोटल खर्च 6 है और 1 किलोमीटर का खर्च कितना है बेटा, 2। ये किसके द्वारा है, पहले ट्रेन के द्वारा है, फिर प्लस, फिर क्या है, बस का टोटल कितना है बेटा, 4, और यहां कितना आ रहा आपका, अनुपात में निकालने हैं तो आप कहेंगे 3। फिर आपकी कार कितना खर्च है बेटा, 3 रुपए का खर्च है, और चल रहे आप 6 से। एलसीएम बराबर करने के लिए 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 6, 6, 6। आप ये कहेंगे यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ ये, तो ये 18, ये आपका 8 और ये आपका कितना आ गया बेटा, 3। ये 18, ये 8 और ये कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। 18, 8, 26 और 26 और 3 29, ये क्या आ जाएगी बेटा, टोटल दूरी आ जाएगी। तो 29 की जो वैल्यू है वो बराबर है आपका 152.25, 152.25। आप इससे इसको कट करेंगे तो आप ये कहेंगे कि 29 पंचे 145, आपका कितना बचेगा, 7। 29 दूना आपका 58 और 29 पंचे 145, यानी 5.25। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। और आपसे ये कहा गया कि बस द्वारा तय की गई दूरी, तो बेटा बस ने कितनी दूरी तय करी थी, 8 यूनिट। बस ने दूरी तय करी है 8 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो बस द्वारा तय की गई दूरी 8×45 लगभग आपका 42 किलोमीटर, अर्थात आपका डी पार्ट आंसर। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन खुद जवाब देता है। आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि अगर टोटल खर्च को 1 किलोमीटर के खर्च से डिवाइड कर दें तो आप क्या कर पाएंगे, दूरी निकल पाएंगे कि आपने कितनी दूरी चली। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और आपके बोर्ड पर बेहतरीन क्वेश्चन है,
बस इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या है, आप ध्यान से देखें, पा रहे होंगे, ये सभी चीजें आपको क्लियर होंगी। आप जानते हैं कि जो दूरी है वो अनुप्रमाणपाती होते हैं किसके बेटा, दूरी जो होती है वो बराबर होती है समय इंटू चाल के। दूरी बराबर है किसके बेटा, समय इंटू चाल के। अगर मैं ये कहूं कि समय नियत है, अगर समय नियत है तो बेटा जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। बात समझ पा रहे, मैंने कहा कि दूरी बराबर कितना होता है बेटा, चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अगर समय मेरा नियत है तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का होगा। कहने का मतलब दूरी निकाल लो या चाल निकाल लो, दोनों आपके बराबर आएंगे। दूरी का अनुपात निकालो या चाल का अनुपात निकालो, चाल का अनुपात निकालो, चाल का अनुपात है, दूरी का अनुपात निकालो, चाल का अनुपात है। तो जो दूरी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा बेटा, चाल का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन की जरूरत, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में पड़ती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपसे यह कहा गया कि एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और यहां पर वर्ड आ गया कि जितने समय में, अर्थात समय आपका नियत हो गया, जितने समय में शिकारी कुत्ता 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में खरगोश बेटा 7 छलांग लगा देता है। इसका मतलब समय नियत हो गया। क्या हो गया बेटा, समय नियत हो गया। अब आपसे यह कहा गया किंतु शिकारी कुत्ते के 5 छलांग, यानी दूरी की बात कर रहे हैं, डॉग है, कुत्ता का मतलब क्या है बेटा, डॉग, और डॉग की 5 छलांग बराबर थे रैबिट की 6 छलांग के, रैबिट की 6 छलांग के। अगर मैं डॉग के द्वारा और रैबिट के द्वारा तय की गई दूरी निकालूं तो आप ये कहेंगे 6:5, यानी डॉग और रैबिट की दूरी आ गई। अब आपसे ये कंफर्म होना चाहिए कि बेटे कुत्ते ने कितनी छलांग लगाई, 6 छलांग लगाई, और एक छलांग में कितनी दूरी तय करता है बेटा, 6 यूनिट की दूरी करता है। तो बताओ 6 छलांग में कितना करेगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 36। और उतने ही समय में खरगोश ने कितनी छलांगे लगाई बेटा, 5 छलांगे लगाई। तो 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू डेफिनेटली कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अर्थात आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, 36:35। क्वेश्चन बहुत क्लियर है। सबसे पहले दूरी का अनुपात निकालें और एक छलांग में लगाए, ये दूरी बराबर है आपकी कितनी, 6 यूनिट। तो 6 छलांग लगाई अर्थात दूरी तय करिए 36। एक छलांग में चली गई दूरी बराबर है आपकी 5, और उतने ही समय में कितनी छलांग लगाई बेटा, 7 छलांग। तो 7 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा, 35। सबसे पहले दूरी यानी एक छलांग में तय की गई कितनी दूरी है, और फिर इसके बाद आपको कितनी छलांगे लगानी है वो निकाल लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने। क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो पेन भी नोट उठा पाए, और अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते रह जाएंगे। आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कर नहीं पाते। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा जितने समय में इतनी छलांग बराबर इतनी छलांग, और इतनी छलांग बराबर इतनी, यही पढ़ते रह जाते हैं और कुछ नहीं होता। अपने दिमाग में भरो कि अगर समय नियत है, जो दूरी होती है वही चाल आ जाती है, जो दूरी होती है वही चाल आ जाती है। तो इन्होंने कहा कि किंतु शिकारी कुत्ते की 5 छलांग बराबर है रैबिट की 6 छलांग, अर्थात दूरी दे रखी किसकी, डॉग और रैबिट की। तो एक छलांग यानी एक छलांग में तय की गई दूरी बराबर है 6 यूनिट, तो 6 छलांगे लगाना है, तो 6 × 6 बराबर 36 हो जाएगा। और यहां आपकी एक छलांग में तय की गई दूरी 5 यूनिट है, तो 7 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा बेटा, 35 करेगा। आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं, और अभी भी अगर किसी को डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, एक और बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। पेन पेपर उठाएं, सभी लोग क्वेश्चन का जवाब करें, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है तथा जितने समय में शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है, किंतु उतने ही समय में 4 छलांग लगाता है कौन, खरगोश। किंतु शिकारी कुत्ते के, तो फिर से दूरी की बात आ गई,
तो अनुपात निकालेंगे, यानी डॉग द्वारा 2 छलांग लगा दी जाती हैं परंतु रैबिट द्वारा 3 छलांग लगाई जाती है। तो डॉग द्वारा 2 छलांग लगाई जाती है परंतु रैबिट द्वारा 3 छलांग लगाई जाती है। अगर मैं दोनों की दूरी का अनुपात निकालूं तो आप कहेंगे 3:2। तो ये कहा गया कि एक छलांग में 3 यूनिट की दूरी तय करता है कौन? रैबिट। एक छलांग में रैबिट लगाता है 3 यूनिट की दूरी और कुत्ते ने डॉग 3 यूनिट की दूरी लगाता है। कुत्ते ने लगाई कितनी छलांगे बेटा? 3 छलांगे, और 3 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा? 9 यूनिट। किंतु उतने ही समय में रैबिट ने कितनी? 4 छलांग, और एक छलांग में चलता है 4 यूनिट, तो ये कितना चलेगा बेटा? 8 यूनिट। तो अनुपात कितना हो गया? आप कहेंगे कि जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, अर्थात आपका 9:8। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा, एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो वही क्वेश्चन है, बस कुत्ता और खरगोश की जगह आपका दरोगा जी और आपके चोर साहब। क्वेश्चन वही है, बस आपको पढ़ने का तरीका चेंज हो गया। क्या कहा गया कि एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। बट यहां पर आपको एक बात नहीं बोली गई कि जितने समय में दरोगा आपका कितना बेटा 8 कदम चलता है, उतने ही समय में चोर 10 कदम चल लेता है। ये बात आपको बाय डिफॉल्ट याद रखनी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा यदि चोर 10 कदम चलता है तो आपका दरोगा 8 कदम चलता है, यानी उतने ही समय की बात कर रही है। फिर आपसे ये कहा कि दरोगा के 5 कदम, अर्थात दरोगा के द्वारा 5 कदमों में चली गई दूरी। दरोगा का मतलब इंस्पेक्टर के द्वारा 5 कदमों में चली गई दूरी थीप चोर के द्वारा 7 कदमों में चली गई दूरी के बराबर है। अर्थात अगर मैं इनकी दूरी का अनुपात निकालूं तो आप ये कहेंगे कि इंस्पेक्टर और चोर के कदमों के द्वारा चली गई, एक कदम में चली गई दूरी 7 यूनिट है और थीप के द्वारा कितने? 5 कदम चले हैं। अब आप ये कहेंगे कि चोर ने कितने कदम चले बेटा? 10 कदम, और एक कदम में कितनी दूरी चलता है आपका? 5 यूनिट। तो मुझे बताओ कि 10 कदम में कितने यूनिट की दूरी तय करेगा? 50 यूनिट की दूरी तय करेगा। फिर आप ये कहेंगे कि दरोगा कितने कदम चलता है बेटा? 8 कदम, और एक कदम में चलते हैं 7 यूनिट, तो 7 कदम में कितना चलेंगे? 8। आप कहेंगे आंसर आ गया आपका 56/50, परंतु ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही संख्याएं 2 से कटती हैं, तो ये 28 और ये 25, अर्थात आपका सी पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो रही? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:5:2 है। यदि थैली में कुल इतने रुपए हों तो आपसे पूछा गया बताएं 50 पैसे की सिक्कों का संख्या का अनुपात बताना। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो बताओ कितने रुपए होंगे? आप क्या करें बेटा, सिक्कों की संख्या को एक यूनिट की वैल्यू यानी 1/2 आप ये कह दें कि 1/2 रुपए में कन्वर्ट करना है, तो सारे आप मल्टीप्लाई करें। 50 पैसे का मतलब 1/2, तो 20 को 2 से डिवाइड करा कितना आ गया बेटा? 10 रुपए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सिक्कों की संख्या दे रखी है और एक सिक्के की वैल्यू पता है, अगर सिक्कों की संख्या को एक सिक्के की संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, एक सिक्के की संख्या की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपकी वैल्यू निकल के आती है। आप ये कहेंगे कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं बेटा? 3 सिक्के हैं, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 3 रुपए। प्लस आप कहेंगे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बेटा? 5 सिक्के हैं, और 50 पैसे का मतलब आधा रुपए, तो ये भी रुपए में कन्वर्ट हो गया। प्लस 25 पैसे के कितने सिक्के हैं बेटा? 2 सिक्के हैं, और 25 पैसे का मतलब इतने रुपए। सिक्कों की संख्या को वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, और टोटल रुपए दे रखे बेटा आपको 34.8 रुपए। अगर मैं इसे सॉल्व कर पा रहा हूं तो आप ये कहेंगे कि 3 गुना 6 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 34.8। 6 5 11 और 11 और 1 12,
और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, और 6 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 34.8। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे 6 पंचे 23 और 8 48, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा क्या गया बेटा 50 पैसे की संख्या, और 50 पैसे की संख्या है कितनी 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो आप लोग मुझे बताएं 5 की वैल्यू कितनी होगी। 5 मल्टीप्लाई 5.8, 45, 5 को 55, 25 और 4 29, अर्थात 29 सिक्के होंगे किसके बेटा 50 पैसे के। कितने सिक्के होंगे 29 सिक्के होंगे 50 पैसे के। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। आप सभी लोग पेन और पेपर उठाएं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वही है अगर सिक्कों की संख्या को एक सिक्के की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपसे ये कहा गया कि बताएं आपके थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2, 3 और 5 है। 1 रुपए के सिक्के हैं 2, तो टोटल रुपए हो गए आपके 2। 50 पैसे के सिक्के हैं बेटा 3, और 50 पैसे का मतलब होता है बेटा आधा रुपए, 1/2, प्लस 10 पैसे के सिक्के हैं आपके 5, और 10 पैसे का मतलब होता है 1/10 रुपए। क्योंकि बेटा अगर पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और 10 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 1/10 रुपए आ जाएगा, अर्थात 5 इंटू 1/10। ये टोटल रुपए कन्वर्ट हो गए, और रुपए हैं आपके पास कुल कितने 120 रुपए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2, 3/2 प्लस 1/2, 5 से इसको कट कर दिया। सब का एलसीएम लेंगे तो 2, 2 दूना 4 प्लस 3 प्लस 1। आप देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू 120 है। तो 4, 3, 7 और 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 की वैल्यू है बराबर 120, तो 1 की वैल्यू डेफिनेटली 30 होगी, यानी 4 तिया 12 अर्थात 30। आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्के, और 50 पैसे के सिक्के हैं कितने बेटा 3, 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 मल्टीप्लाई 30 बराबर 90, अर्थात बी पार्ट आपका आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो पा रही होंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपका ये कंटेंट, ये जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे अगर आप स्टार्टिंग है या लर्नर है तो आपको पता नहीं चलेगा, परंतु जो आपके रिपीटर हैं तो वो देख पा रहे होंगे कि ये आपका बिल्कुल एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 100% आपका उपयोगी है। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर हैं और जो आपके आने वाले क्वेश्चन हैं वो लगभग इसी टाइप को आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी क्लास या आपके नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।